हेलो वंस अगेन। आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना। जैसा कि आप ये जानते हैं कि मैंने बताया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं सॉल्यूशन के उस प्रॉपर्टी को जो सिर्फ और सिर्फ सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोल्स, मोल फ्रैक्शन या मोलालिटी पे डिपेंड करे। तो चलिए समझते हैं कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। उससे पहले यह समझना होगा कि ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है ना। तो हम जानते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर है ना जिसके बिलो एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो, आपका एक लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है और जिसके अबव एक लिक्विड क्या हो सकता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, उसे फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। बट इसको चलिए समझते हैं कुछ डिफरेंट स्टाइल में कि क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट। मिसाल के तौर पर मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने क्या रखा है, हमने पानी रखा है। ठीक है, इस कंटेनर में हमने पानी रखा है, मान लीजिए वाटर रखा है। अब क्या होता है ना, अगर मान लीजिए इसे हम कूल डाउन कर दें तो ये जो पानी है वो पानी क्या में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट होने लगता है। वी ऑल नो दैट कि अगर हम टेम्परेचर और थोड़ा सा कूल डाउन कर दें है ना तो ये पानी क्या हो जाता है, आइस में कन्वर्ट होने लगता है। तो हम लोग टेम्परेचर क्या होता है, हम बोलते हैं कि भाई है ना एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड में हम देखेंगे तो क्या होता है ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, अगर कोई चीज पानी के फॉर्म में मतलब कोई लिक्विड फॉर्म में है तो वो लिक्विड फॉर्म में ही बाकी रहेगा, और अगर कोई चीज सॉलिड फॉर्म में है तो सॉलिड के फॉर्म में ही बाकी रहेगा। मतलब क्या है, अगर 0 डिग्री से हम लोअर करेंगे टेम्परेचर देन वाटर हमारा आइस में कन्वर्ट होता है, और 0 डिग्री से अगर अबव करेंगे टेम्परेचर देन हमारा क्या होता है, जो आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब 0 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है ना, उस टेम्परेचर पे चेंज नहीं होता। बहुत ध्यान से समझिएगा कि क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट। 0 डिग्री पे पानी आइस में कन्वर्ट नहीं होता या आइस पानी में कन्वर्ट नहीं होता है ना। एक्चुअली क्या होता है, ये एक ऐसा पॉइंट है ना, इसके अबव या बिलो पे है ना फेज चेंज देखने को हमें मिलता है, इसके अबव या बिलो पे है ना फेज चेंज देखने को हमें मिलता है। लेकिन सच में क्या ऐसा है कि सच में क्या हम जो बोल रहे हैं कि वो जो आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता या लिक्विड जो है वो आइस में कन्वर्ट नहीं होता? एक्चुअली में ऐसा नहीं है, वो कन्वर्ट होता है लेकिन हमें लगता है कि कन्वर्ट नहीं हुआ है। अब इसका क्या मतलब है कि वो कन्वर्ट होता है और हमें लगता है कि कन्वर्ट नहीं हुआ। इसका ये मतलब है कि अगर मान लीजिए 0 डिग्री में कोई आइस हम रखते हैं और पानी रखते हैं है ना, मान लीजिए एक आइस का एग्जाम्पल बता रहे हैं, मान लीजिए एक आइस का 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम है ना। मान लीजिए कोई 1 सेंटीमीटर क्यूब का आइस है जिसका वॉल्यूम है, तो हमने नाप लिया कि मान लीजिए किसी हिसाब से हर आइस का जो वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब का है, तो हमने मान लिया। अब क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम ये देखेंगे तो ये देखेंगे, और टेम्परेचर को अगर प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा तो हम ये देखेंगे कि भाई ये 1 सेंटीमीटर क्यूब आइस 1 सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगा टाइम के गुजरने पे, अगर हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो मतलब अगर ये कंटेनर बंद है और ये आइसोलेटेड बॉडी है सच दैट बाहर से कोई सराउंडिंग से सिस्टम में टेम्परेचर नहीं आ रहा है और आपका सिस्टम से सराउंडिंग में टेम्परेचर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो हम ये देखेंगे कि ये 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगा। लेकिन हम ये एक गलती कर देते हैं, तो हम क्या समझते हैं कि 0 डिग्री पे आइस जो है वो लिक्विड पे कन्वर्ट नहीं हो रहा और जो लिक्विड है वो आइस पे कन्वर्ट नहीं हो रहा, जबकि ऐसा नहीं है। फिर सवाल ये कि वॉल्यूम सेम क्यों है, ये 1 सेंटीमीटर ही क्यों है? उसके पीछे का रीजन ये है कि जब हम क्या करते हैं ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहते हैं तो ये आइस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसी तरह जो लिक्विड फेज है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आइस का कुछ जो है पार्ट है वो पानी में आ जाता है और पानी का कुछ पार्ट जो है वो वापस आइस में चला जाता है, जिससे हमें दिखता है कि वॉल्यूम वही का वही है। इसे कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक क्यों कहते हैं, क्योंकि चेंज हो रहा है बट ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि भाई आइस आइस ही रह रहा है और पानी पानी ही रह रहा है, ये ऐसा लगता है। लेकिन डायनेमिक का मतलब होता है चेंज होता है बट फिर भी हमें लगता है कि चेंज नहीं हुआ है, तो उसको कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो सवाल है फिर फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें क्या होता है, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाए। क्या मतलब है, ये ऐसा एक टेम्परेचर है, मतलब ये 0 डिग्री का एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें आइस और जो पानी है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाए। मतलब आइस पानी में कन्वर्ट होगा और पानी भी आइस में कन्वर्ट होगा बट हमें लगेगा कि चेंज नहीं हुआ है, तो उस फेज को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन इसको समझते हैं वेपर प्रेशर के टर्म में। वेपर प्रेशर के टर्म में अगर समझा जाए तो ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे जो सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर होता है वो बराबर हो जाता है लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर से,
है ना। इसीलिए चीजें क्या आ जाते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। तो जो सॉलिड था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जो लिक्विड था वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, बट उतना ही अमाउंट में, सो दैट हमें लगता है नेट चेंज नहीं हुआ है, तो उसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन, इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज of a solvent is equal to its liquid phase। क्या समझे हम कि एक ऐसा टेम्परेचर है जहां जो सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर है वो लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर के बराबर आ जाए, तो हम कहते हैं ऐसे टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये समझते हैं क्या है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को समझने के लिए आपको कुछ चीजें पहले समझना जरूरी है। चलिए इसको समझते हैं रियल लाइफ एग्जांपल से, है ना। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं, है ना, और उससे आप समझिए कि क्या होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। जैसा कि आप ये पिक्चर में देख रहे होंगे कि जो रोड में जो आइस जमा हुआ है ना, ध्यान देखिएगा, ये जो ट्रक है इसमें आइस नहीं है, इसमें नमक है ना। ये जो ट्रक दिख रहा है इसमें आपका क्या है, यहाँ पे नमक है, सोल्ट, है ना, यहाँ पे सोल्ट है, नमक है इसमें। तो ये क्या हो रहा है, ये जो ट्रक से यहाँ पे नमक जो है वो आइस में गिराया जा रहा है। सवाल है कि क्यों गिराया जा रहा है ना। जो नमक को, इतना भर के नमक को ये जो रोड में आइस जमा हुआ है उसमें क्यों गिराया जा रहा है, तो उसके पीछे का केमिस्ट्री है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या मतलब है उसका, है ना। इसका मतलब ये है कि देखिए, अगर रोड से आप कोई अगर लेबर आता है और उससे बार बार आइस को उठा उठा के अगर कोई ट्रक में लोड करता है तो उसे बहुत मेहनत लगेगा पूरा रोड को क्लीन करने के लिए। लेकिन सिंपल सा तरीका क्या है कि जहां जहां आइस है उसको साइड करके उसमें क्या कर दिया जाए, नमक डाला जाए। नमक डालने से क्या होता है, वो आइस तुरंत पिघल जाएगा। सवाल है क्यों पिघलेगा, इसके पीछे का केमिस्ट्री क्या है कि जैसे ही हम नमक डालते हैं आइस में तो तुरंत आइस पिघल जाता है ना। क्यों ऐसा होता है, इसी को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या मतलब है इसका, चलिए समझते हैं, है ना, कि क्या होता है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपने देखा रियल लाइफ एग्जांपल में कि एक नमक जो होता, नमक का गाड़ी जो होता है वो आइस में क्या होता है, नमक छींटता है। क्यों छींटता है भाई, क्योंकि नमक का जो हमारा आइस है वो आइस मेल्ट हो जाए। सवाल है आइस क्यों मेल्ट होगा, आइस इसलिए मेल्ट होगा क्योंकि आइस का जो फ्रीजिंग पॉइंट जितना पे होना चाहिए, फॉर एन एग्जांपल 0 डिग्री पे फ्रीजिंग पॉइंट है हमारा, है ना। अगर हम नमक डाल देंगे तो फिर आइस 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं होगा क्योंकि वो सॉल्यूशन बन गया। मतलब आइस में हमने नमक मिला डाला, है ना, तो सॉल्वेंट में हमने सोल्यूट मिला डाला। कैसा सोल्यूट, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, है ना, जो कि वेपोराइज नहीं होगा। तो उससे क्या होता है, हमारा जो वेपर प्रेशर होता है उस सॉल्यूशन का वो कम हो जाता है। और अगर किसी चीज का वेपर प्रेशर कम हो जाए तो उसे फ्रीज करने के लिए टेम्परेचर और कम चाहिए होता है। मतलब 0 पे वो फ्रीज नहीं होगा बल्कि उसे शायद -1 या -2 पे फ्रीज होगा, है ना। बट जो आइस जमा हुआ था वो जनरली कितना में था, हम देखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री पे देखते हैं। तो नमक डालने के बाद उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, लोअर हो जाता है। बट आइस कितने पे रखा हुआ था, 0 डिग्री पे रखा हुआ था। तो जो आइस 0 डिग्री पे रखा हुआ था वो आइस क्या हो जाता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं इसको डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो चलिए अब समझते हैं इसको ग्राफ से कि क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बहुत ध्यान से समझिएगा ताकि बात समझ में आए, है ना। तो क्या, मान लीजिए हमारे पास ये फ्रोजन सॉल्वेंट है। फ्रोजन का मतलब होता है कि मान लीजिए ये आइस है। थोड़ा एग्जांपल समझिएगा। तो क्या होता है ना, हम बोले अभी कि कभी भी अगर क्या होता है हम टेम्परेचर को लोअर करते हैं तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाता है। हम लोग पहले से जानते हैं, है ना। टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो चीज़ें ज़्यादा इवापोरेट होगा, ज़्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। टेम्परेचर को कम कीजिएगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होता है, कम हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे अगर हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो चीज़ों का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। या ऐसे समझिए इस चीज़ को कि अगर आप किसी चीज़ का वेपर प्रेशर को लोअर कर दीजिएगा तो भाई टेम्परेचर भी लोअर होना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए प्योर आइस है हमारे पास, है ना, तो चाहते हैं कि ये आइस के फॉर्म में रहे तो आपको क्या करना होगा, इसका वेपर प्रेशर को और लोअर करना होगा। अगर कर दिए तो वेपर प्रेशर लोअर होने की वजह से टेम्परेचर क्या हो, अच्छा
अब क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए आप वेपर प्रेशर आप लोअर कर दिया इसका, तो क्या होना पड़ेगा, आपको टेम्परेचर को और कम करना पड़ेगा अगर चाहते हैं कि ये आइस में बाकी रहे तो। क्योंकि जब भी आप कोई चीज इसको मिक्स करते हैं तो इसका वेपर प्रेशर क्या होता है, लोअर हो जाता है। और अगर लोअर वेपर प्रेशर हो जाए, आपने अगर टेम्परेचर को कम नहीं किया, तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा आपके लिक्विड स्टेट में, है ना। तो ये ग्राफ से ये पता चला कि अगर प्योर आइस है और अगर उसका वेपर प्रेशर हम कम करते हैं तो उसके लिए टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, और अगर टेम्परेचर को राइज करते हैं तो चीज़ों का वेपर प्रेशर राइज होता है। तो यहाँ पे मीटिंग पॉइंट दिख रहा है आपका, किसका मीटिंग पॉइंट दिख रहा है, आइस का और प्योर आपका लिक्विड का। लिक्विड मतलब हम पानी मान ले रहे, है ना। जब ये आइस का वेपर प्रेशर और ये लिक्विड का वेपर प्रेशर, गौर से देखिएगा, आइस का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर एक पॉइंट पे मीट कर रहा है ना, उसी पॉइंट को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जैसा कि हमने कहा था, है ना, इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, इसी को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन ये फ्रीजिंग पॉइंट जो आप देख रहे हैं, वो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, वो नॉर्मल लिक्विड का है। ये जो फ्रीजिंग पॉइंट देख रहे हैं, ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, नॉर्मल का। मतलब अगर हमने कुछ भी नहीं मिला रखा है तो क्या होता है, ये जो पॉइंट है, जब आइस हमारा लिक्विड का वेपर प्रेशर से मैच कर जाए तो हम इसे कहते हैं आपका फ्रीजिंग पॉइंट। बट क्या होगा अगर हमने इसमें नमक मिला डाला तो, है ना। अगर मान लीजिए हमने इसमें नमक मिला डाला, तो नमक के मिलाने से क्या होता है, सपोज मान लीजिए इसमें सोल्ट प्लस वाटर है ना, एक सॉल्यूशन बना दिया इसको, है ना, सॉल्यूशन बना दिया। तो सॉल्यूशन बनाने से क्या होता है ना, इसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। कम हो जाता है का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल हम क्या देखते हैं, मान लीजिए प्योर लिक्विड है, तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर का ग्राफ ऊपर दिख रहा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का ग्राफ क्या दिख रहा है, नीचे दिख रहा है। इसका मतलब अगर हम कोई चीज मिला देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सवाल है, अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा तो आपको टेम्परेचर को भी कम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि उसको फ्रीज कर दें, तो क्या हुआ कि इसका वेपर प्रेशर जैसे ही कम हुआ तो हमें टेम्परेचर को क्या करना होगा, लोअर करना होगा। तो टेम्परेचर को लोअर करने से इसका वेपर प्रेशर भी लोअर होगा, और ये एक पॉइंट को आके मिलेगा, उस पॉइंट को आके मिलेगा जब कम वेपर प्रेशर पे जो टेम्परेचर पे वो क्या होता है, ये फ्रीज होता है। मान लीजिए अगर वेपर प्रेशर कम है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कब मिल रहा है, TF टेम्परेचर पे मिल रहा है। कब, जब हमने वेपर प्रेशर को कम कर दिया। वेपर प्रेशर हाई है तो यहाँ पे मिल रहा है, वेपर प्रेशर को अगर कम कर दिया तो ये कुछ इस पॉइंट पे आके मिल रहा है, तो इसे हम कहेंगे अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो सवाल है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, कि द टेम्परेचर एट विच, है ना, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन मैच द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर आइस। कम टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा था आइस का, उससे अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैच कर जाए उसे हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। बट आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि नॉर्मली वो क्या हो रहा था, इतना टेम्परेचर पे फ्रीज कर रहा था जब वो प्योर था। लेकिन जब हमने मिक्सर बना दिया, मतलब हमने जब सॉल्यूशन बना दिया, तो टेम्परेचर और कम करना पड़ रहा है, लोअर करना पड़ रहा है, तो ही जाके ये फ्रीज हो रहा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का क्या मतलब होता है, कम हो जाना चीजों का, मतलब यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना। जितना टेम्परेचर पे फ्रीज होना चाहिए था उससे और कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब और नेगेटिव में जाना पड़ेगा मे बी, सो तब जाके हम क्या देखेंगे, सॉल्यूशन फ्रीज हो रहा है। इसी को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जब हम क्या करते हैं, नमक मिला देते हैं आइस में, तो उसका क्या होता है, टेम्परेचर हमें और लोअर करना पड़ता है, बट रोड में उतना टेम्परेचर रहता नहीं है, इसलिए आइस मेल्ट हो जाता है। इसी को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब आता है कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि हमने ये टॉपिक जो पढ़ा है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। सवाल ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सोल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करता है। तो एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड किया गया कि जो हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब चेंज इन टेम्परेचर, मतलब कितना हमें कम करना पड़ेगा टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये टेम्परेचर कितना कम करना पड़ेगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं T0F माइनस TF। सवाल है T0F क्यों, क्योंकि ये ज्यादा टेम्परेचर है, ये कम टेम्परेचर है, तो चाहेंगे कि वैल्यू पॉजिटिव में आए, इसीलिए हम करेंगे T0F माइनस TF। तो इसे कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलालिटी पे, है ना, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलालिटी पे, मतलब सोल्यूट के अमाउंट पे। दैट इज व्हाई ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो आपको ये फॉर्मूला मिला कि जो डेल TF होता है
वो डेल टी एफ क्या होता है भाई, हमारे पास डेल टी एफ जो होता है वो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट लगेगा और इस कांस्टेंट को कहते हैं मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, है ना। ये जो आपका के एफ दिख रहा है, डेल टी एफ का मतलब टी नोट एफ माइनस टी एफ, है ना। जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लग रहा है के एफ, इसको कहते हैं मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, जिसका दूसरा नाम है ना, जिसको हम कह सकते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसको कहते हैं। प्लीज इसका यूनिट याद रखिएगा, यूनिट बहुत काम का चीज है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो इसका यूनिट जो होता है वो होता है केल्विन केजी पर मोल। और कुछ इसका इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि कभी कभी क्या होता है, आपको न्यूमेरिकल जो दिया रहता है, न्यूमेरिकल में केएफ का वैल्यू नहीं दिया रहता है, तो आपको याद रखना होगा वाटर के लिए, क्योंकि जनरली ये जो केएफ है ना वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। केएफ रहे या केबी रहे, है ना, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट हो या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट हो, ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, वाटर पे डिपेंड करेगा। आइस डाला गया है, मतलब नमक डाला गया है कि चीनी डाला गया है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। सॉल्वेंट पानी है तो ये पानी पे डिपेंड करेगा। तो हमारा केबी का जो वैल्यू होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेस आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का बात कर रहे हैं, उसके लिए वैल्यू होता है 0.52 केल्विन केजी पर मोल, ये याद रखिएगा एक वैल्यू। और यहाँ केएफ का वैल्यू जो हमने अभी पढ़ा, उसका वैल्यू होता है शायद 1.86, है ना, केल्विन केजी पर मोल। आप थोड़ा एनसीईआरटी से मैच करवा लीजिएगा वैल्यू, अगर मुझसे गलती हो जाए तो, है ना। तो ये केबी का वैल्यू है, ये केएफ का वैल्यू है, ये आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो अब रहा हमारा न्यूमेरिकल, है ना। चलो करते हैं न्यूमेरिकल, किस पे क्या समझे हैं कि हमारा क्या होता है भाई, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, है ना, इज मिक्स्ड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। बोल रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब सॉल्यूशन कितना टेम्परेचर पे जो है वह फ्रीज होगा। पहले समझना बहुत ध्यान से, 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर का नहीं दे रखा है ना। तो ये है प्योर सॉल्वेंट, ये है प्योर, है ना। तो प्योर वाटर मतलब, क्योंकि सॉल्वेंट हमारा प्योर है, अभी वाटर है, अभी हम इथिलीन ग्लाइकोल जब मिला देंगे तब वो सॉल्यूशन बनेगा। फिलहाल क्या है वो, अभी प्योर वाटर है। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, क्या निकालने बोल रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और सेल्सियस। क्लियर है या नहीं क्लियर है, बोलो क्लियर है ना। अच्छा हम जानते हैं चीज़ों को हमेशा एसआई यूनिट में सोल्व करना चाहिए, केल्विन में सोल्व करना चाहिए, बट यहाँ सेल्सियस लिखने से प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम डिफरेंस निकालते हैं। तो जब डिफरेंस निकालते हैं ना, सेल्सियस का डिफरेंस या केल्विन का डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। क्या मतलब उसका, 100 डिग्री माइनस 0 डिग्री कितना होगा, 100। उसी तरह से 373 माइनस 273 कितना होगा, 100, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है भाई, 373 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 केल्विन। तो 100 माइनस 0 भी 100 है, 373 माइनस 273 भी 100 ही है। बात आ रहा है समझ में। तो जब डिफरेंस करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। खैर, तो हमारा ये पता चला, जो हमारा ये है क्या बोलते हैं उसको, टी नॉट एफ, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट प्योर का कितना दे रखा है, बोलो। वाटर का जानते हैं, हम खुद जानते हैं कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर तुम कितना लिख सकते हो, 273 केल्विन, तुम्हारे ऊपर। या डिफरेंस में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें टीएफ निकालना है कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा। मतलब हम जब सॉल्यूशन बना लेंगे, अब क्या बोल रहा है, कितना इथिलीन ग्लाइकोल है भाई, 45 ग्राम, है ना। क्या है ये, सोल्यूट है। तो सोल्यूट का गिवन मास कितना दे रखा है, W2 कितना दे रखा है, 45 ग्राम। क्लियर है ना। अच्छा, पानी, वाटर कितना दे रखा है, 600 ग्राम। ग्राम में ही रहने दो, क्योंकि फॉर्मूला में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 1000 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ केजी करने का जरूरत नहीं है। अच्छा, अब केएफ का वैल्यू हम बोले थे, पानी का याद रखना बोले, देखो 1.86 है ना, केल्विन केजी पर मोल। यहाँ दिया नहीं है, हो सकता यहाँ दिया है, हो सकता है कभी कभी ना दिया रहे। चलो अब जरा देखना हमें क्या करना है। सबसे पहले क्या फॉर्मूला था हमें, अच्छा इतना लंबा बड़ा फॉर्मूला नहीं भी निकालोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है भाई, है ना। या फिर तुम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो, डेल टी एफ इक्वल टू क्या कर सकते हो, के एफ इंटू स्मॉल एम, यहीं से सब कुछ कर सकते हो। या फिर डायरेक्टली हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया, ये डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर सकते हो इसको,
बात आ रहा है समझ में? मतलब यहाँ से क्या निकालना है? डेल टी एफ निकालना है। खाली m2 को इधर लेके आ जाओ, ये तुम्हें क्या निकालना है? डेल टी एफ। या फिर इस फॉर्मूला को तुम क्या करो, पूरा सोल्व करो, तुम्हारे ऊपर है। क्लियर है? तुम जैसे करना चाहो तुम कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे लिख दे रहे हैं, डेल टी एफ कर दे रहे हैं, और यहाँ पे केफ का वैल्यू कितना दे रखा है? 1.86। मोलालिटी कैसे निकालते हैं? मोल्स ऑफ सोल्यूट। अच्छा, मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे बोलो जरा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और इंटू 1000 कर देंगे तो ग्राम में लिखेंगे। बात आ रहा है समझ में? अब इंटू अगर 1000 कर दिए तो यहाँ पे जो मास है हम इसको किस में लिखने वाले हैं? ग्राम में लिखने वाले हैं। फॉर्मूला डिराइव करने का कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली भी तुम सोल्व कर सकते हो। अगर वो फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट हो जाता है सोल्व, नहीं तो फिर अपने से फॉर्मूला बनाना पड़ता है। बात आ रहा है समझ में? और सॉरी ये W1 होगा, है ना, क्योंकि यहाँ सोल्वेंट है। सोल्वेंट को क्या माने? 1 माने हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? W1 हो जाएगा। अभी क्या निकालना है हमें? मोल्स निकालना। निकाल सकते हैं क्या? मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हो गया भाई, अब मोलर मास निकालना। इथिलीन ग्लाइकोल, है ना, इथिलीन ग्लाइकोल किसे कहते हैं? टेल मी, व्हाट इज इथिलीन ग्लाइकोल? इथेन 1,2 डायोल को कहते हैं। किसे कहते हैं? इथेन 1,2 डायोल। ये कितना हो गया? ईथ। 2 कार्बन बोले तो ईथ। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, 1,2 डायोल बोले तो अल्कोहल ग्रुप कितने पोजीशन पे? 1 पोजीशन पे और 2 पोजीशन पे। चूंकि ये हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, कार्बन आ गया तो बचा क्या? हाइड्रोजन। क्या लगाना है? हाइड्रोजन, है ना। ये कार्बन का 2 लकड़ी हो गया, मतलब हर कार्बन का 4 लकड़ी, बोले तो 4 बॉन्ड्स होना चाहिए, तब जाके ऑक्टेट सेटिस्फाई होगा। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ना? तो 1 2 हो गया और कितना चाहिए? 2 चाहिए। यहाँ 2 हो गया और कितना चाहिए? 2 चाहिए। इसी को कहते हैं, हम क्या कहते हैं? इथिलीन ग्लाइकोल। बोले तो इथेन 1,2 डायोल। इथेन 1,2 डायोल। कैन यू कैलकुलेट? यस, कैलकुलेट कर सकते हो ना? हाँ भाई, कैलकुलेशन करने में कितना आएगा? 62 ग्राम। क्लियर है? बात आ रहा है समझ में? अब जरा देखना, हम मोल्स निकाल सकते हैं कि नहीं? क्या हो जाएगा? 1.86 मोल्स कितना होगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास, दैट इज 62। कितना मोल्स आ रहा है कैलकुलेट करने पे? अबे करके बताना यार जल्दी से, मोबाइल नहीं है क्या? कोई मोबाइल नहीं लाया आज? सही निकाली हो ना, करके यूट्यूब में जाएगा। 0.72 निकाल लियो। जैसे से पूछेंगे आंसर बताना, आगे कैलकुलेशन का आंसर बताना, ठीक है? अब शांति से रहो, अब हल्ला मत करना, ठीक है? तो जब तुम निकालोगे तो ये तुम्हें मिलेगा 0.72 मोल। ये तुम्हारा 0.72 निकल गया। तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम क्या चीज? 0.72 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 600। बात आया कि नहीं? अगर इसको कैलकुलेट करने पे हमें मिलेगा कितना? इसीलिए न्यूमेरिकल नहीं कराते हैं, क्योंकि तुरंत यूट्यूब में तुरंत चाहिए ना, हम का कैलकुलेट करके दिखाएंगे उसको, नहीं ना। 1 ठो बोल यार, कैसे कैसे? 2.23 आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या समझे? यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे क्या मिला हमें? 2.23। अच्छा, ये चेंज मिला है, बहुत ध्यान समझना। तो चेंज केल्विन में भी उतना ही होगा और सेल्सियस में भी। हम बोले थे जब तुम माइनस करते हो, क्योंकि डेल टी एफ है ना, तो डेल टी एफ का वैल्यू तुम सेल्सियस में भी माइनस करो तो उतना ही निकलता और केल्विन में भी उतना ही निकलता। क्लियर है? तो ये डेल टी एफ हो गया। अब हमें क्या निकालना है? वी ऑल नो व्हाट इज डेल टी एफ। डेल टी एफ क्या था बोलो जरा? टी नॉट एफ माइनस, है ना। हमें क्या निकालना है? टी एफ। टेल मी व्हाट इज टी एफ? टी एफ इज टी नॉट एफ माइनस डेल टी एफ। तो यहाँ पे कितना था टेम्परेचर प्योर पानी का? कितना? 270 माइनस कितना करना होगा? 2.23। कितना आ रहा है? यहाँ पे आ गया 3 से 3, यहाँ पे 0 आ गया,
यहाँ पे कितना हो गया? रुकना पे हो गया, लिखने दो। कितना रहा? 200। ठीक, अरे नहीं सही हो रहा है, अभी सही हो रहा है। जल्दी बोल भाई, कितना आ रहा है? 270.77 है। हो गया, छोड़ दो, चुप रहो। तो इसको सोल्व करने के बाद आएगा हमारा 270.77 केल्विन। सो दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने क्या देखा कि पानी जो नॉर्मल पानी था वो 273 केल्विन पे फ्रीज कर रहा था, फ्रीजिंग पॉइंट। बात आ रहा है समझ में? लेकिन जैसे ही हमने इथिलीन ग्लाइकोल मिला दिया तो फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू और क्या हो गया? थोड़ा सा कम हो गया, है ना। तो 273 से 270 पॉइंट हम क्या देख रहे हैं? 77। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब गौर से देखो, फिगर को देख के खुश नहीं होना, ये रसगुल्ला नहीं है ना, ये आम है। जो हम क्या करते हैं, सुनो सुनो, पहले सुनो, सुनो भाई, सुन ले यार, है ना। अब यहाँ पे जो तुम देख रहे हो ये क्या है भाई? आम है, सिकड़ा हुआ आम, है ना। अंदर का बेचारा का पानी निकल गया है ना। जब तुम पिकल अचार बनाते हो ना तो उसको क्या करते हैं ना, पहले आम को हम क्या करते हैं, वो नमक पानी में थोड़ी देर के लिए रख देते हैं प्रिजर्व करने के लिए, है ना। तो ये आम के साथ क्या हुआ? आम का पानी पूरा चला गया। अब सवाल है इसके पीछे का क्या केमिस्ट्री है, ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो उसको समझने के लिए समझना होगा क्या होता है ओस्मोसिस और क्या होता है ओस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है ना। तो ये तो देखते हो ना घर में, है ना। अब ये भी देखे होगे कि जो फूल होता है ना, जो मुरझाया हुआ फूल में थोड़ा फ्रेश पानी में रख दोगे, थोड़ी देर के लिए फूल क्या हो जाता है? फिर से खिल जाता है। सवाल है ऐसा क्यों होता है ना। वो समझना होगा, बहुत ध्यान से समझना। तो उसको समझने के लिए हमें समझना होगा, ओए हल्ला नहीं करो, उसको समझने के लिए पहले क्या समझना होगा हमें? ओस्मोसिस क्या होता है और ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ये लास्ट टॉपिक है हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, है ना। एक क्या था? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फाइनली रुक जा भाई, रुक जा। ओस्मोसिस नहीं है हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? ओस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। लेकिन ओस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए पहले क्या समझना होगा? ओस्मोसिस को समझना पड़ेगा, है ना। तो ओस्मोसिस क्या होता है पहले समझ लेते हैं, है ना। बायोलॉजी में तो पढ़े होगे भाई ओस्मोसिस क्या होता है ना। तो ओस्मोसिस समझते हैं पहले क्या होता है, पहले ध्यान से समझना, है ना। मान लो कि सपोज यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस तरह से हमारे पास एक बड़ा सा कंटेनर है, बहुत ध्यान से समझना, है ना। अब इसमें तो दो तरह का चीजें रखा हुआ है ना। ये बड़ा सा कंटेनर मतलब यहाँ पे कुछ और रखा हुआ है ना, और यहाँ पे कुछ और रखा हुआ, मतलब यहाँ पे कुछ चीज का मिक्सचर है और यहाँ पे कुछ चीज का मिक्सचर है, ठीक है। अगर हम क्या करें, अगर मान लो इसके बीच में हम एक मेम्ब्रेन डाल दें, है ना। मेम्ब्रेन क्या होता है पहले समझ लेते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, परमिएबल, अबे यार परमिएबल मेम्बर, हल्ला मत कर यार, है ना। वे शॉर्ट्स में डाल देना इसको, हल्ला मत करो। परमिएबल, हाँ चल हो जाओ, है ना। तो समझते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है ना। परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि जो अपने से कोई चीज को अलाउ करे पास करने के लिए, उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? परमिएबल मेम्ब्रेन। फॉर एन एग्जांपल कि यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा कुछ इस तरह से, सपोज, है ना, इस तरह से मान लो यहाँ पे बीच में कोई मेम्ब्रेन है, बहुत ध्यान से समझना, है ना। यहाँ पे बीच में कुछ मेम्ब्रेन है जहाँ पे दो लिक्विड को हम रखे हैं, अलग अलग करके रखे हैं। ये मेम्ब्रेन जो है दोनों का बीच में है ना। थोड़ा ध्यान से समझना। अगर मान लो ये मेम्ब्रेन अलाउ करता है अपने जगह से चीज़ों को पास करने के लिए, तो भाई जहाँ पे लिक्विड का क्वांटिटी ज़्यादा होगा और जहाँ पे कम होगा तो क्या होगा? लिक्विड जहाँ से ज़्यादा था, ज़्यादा से कम की तरफ लिक्विड फ्लो करेगा। वी ऑल नो दैट, जानते हैं या नहीं जानते हैं? तो जहाँ पे हमारा लिक्विड ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा, है ना, तो इसके अंदर पोर्स से, मतलब इसके अंदर के जो होल से वो ज़्यादा लिक्विड क्या हो जाएगा? उस इससे क्रॉस करके यहाँ तक जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक दोनों जगह में लिक्विड का लेवल क्या हो जाए? सेम ना हो जाए। बात आ रहा है समझ में? क्लियर है ना। लेकिन क्या होता है अगर ये मेंबर परमिएबल मेम्ब्रेन के जगह में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो तो
मतलब क्या है, सेमी का मतलब क्या है, कुछ परमिट करेगा और कुछ परमिट नहीं करेगा, है ना। तो इसको कहते हैं सेमी परमिएबल। अबे यार ये बोला क्यों नहीं जा रहा मेरे से यार, है ना, सेमी परमिएबल, हाँ ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना, एसपीएम। तो ये एसपीएम जो है ना, ये क्या चीज है, मतलब कुछ चीजों को अलाउ करेगा अपने पोर से पास करने के लिए और कुछ चीजों को पास नहीं करेगा। तो भाई एसपीएम का जो पोर्स होता है, जो होल्स होता है, वो इतना छोटा होता है कि उसमें सिर्फ लिक्विड सॉल्वेंट ही पास कर सकते हैं। जो हमारा सोल्यूट पार्टिकल होता है, जो सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल होता है, वो उस पोर्स से पास नहीं कर सकते। बात आ रहा है समझ में। तो अगर मान लो हम यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारा जो रेड दिख रहा है, मान लो बहुत सारा सोल्यूट पार्टिकल मिला दिए हैं, है ना, सोल्यूट पार्टिकल यहाँ पे ज्यादा है, सोल्वेंट पार्टिकल यहाँ पे कम है फॉर एन एग्जांपल। और यहाँ पे क्या है, प्योर का प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पे कोई भी सोल्यूट पार्टिकल मिला हुआ नहीं है। अब अगर मान लो हम बोले थे कोई भी चीज अपने ज्यादा से कम के तरफ मूव करने का कोशिश करता है, हमें पता है यहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा है, बट क्या ये मेम्ब्रेन अलाउ करेगा सोल्यूट पार्टिकल को? नहीं, क्योंकि पोर्स बहुत छोटा है, यहाँ से सोल्यूट पार्टिकल फ्लो नहीं कर सकते। ये सिर्फ किसको अलाउ करेगा, यहाँ से सोल्यूट का फ्लो नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि सोल्यूट यहाँ पे ज्यादा है ना, सोल्वेंट कम है ना भाई। बात आ रहा है समझ में, सोल्यूट ज्यादा है तो सोल्यूट हो सकता है यहाँ से आना चाहे, लेकिन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये मेम्ब्रेन उसको अलाउ नहीं करेगा। बट यहां पे क्या है, बहुत ध्यान से समझना, यहां पे सिर्फ सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट को ये अलाउ करता है। समझ में आया कि नहीं? तो जब अगर यहाँ सॉल्वेंट को अलाउ करेगा तो सॉल्वेंट क्या करेगा, यहां से यहां मूव करने का कोशिश करेगा, करेगा या नहीं करेगा? बच्चे लोग इसी मूवमेंट का, किसका मूवमेंट का, तुम्हारा सॉल्वेंट का, जहां पे सॉल्वेंट ज्यादा है वहां से सेमी परमेबल के थ्रू, है ना, उस सॉल्यूशन में जाने का कोशिश करेगा। इसी मूवमेंट को हम कहते हैं ओस्मोसिस। क्या कहते हैं? ओस्मोसिस। बात आ रहा है समझ में? तो व्हाट इज ओस्मोसिस? हम ओस्मोसिस क्या कह सकते हैं, है ना, हम ओस्मोसिस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज ओस्मोसिस? इट इज द व्हाट, फ्लो ऑफ, है ना, लिक्विड सॉल्वेंट, है ना, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम, है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। समझे कि नहीं? इसी को हम क्या कहते हैं भाई? ओस्मोसिस कहते हैं। लेकिन यहां पे कंफ्यूजन होगा तुम्हें। क्या कंफ्यूजन होगा भाई? जब तुम एनसीईआरटी खोलोगे ओस्मोटिक प्रेशर पढ़ने के लिए, है ना, एनसीईआरटी का तुम जो नया बुक है उसमें पेज 55 देखना, 55 पेज नंबर देखना। एनसीईआरटी का एक लाइन लिखा हुआ है ओस्मोसिस के बारे में। क्या लिखा हुआ है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, है ना, व्हाट इज ओस्मोसिस, है ना, द फ्लो ऑफ, है ना, क्या कहेंगे, लिक्विड, या फिर कहेंगे द फ्लो ऑफ सोल्वेंट, लिक्विड सोल्वेंट, है ना, फ्रॉम हाई लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। क्या लिखा हुआ? फ्रॉम सोल्वेंट, फ्लो ऑफ सोल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। हम तो लिखा दिए भाई कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सवाल है क्या हम गलत लिखा दिए हैं? बिल्कुल नहीं। क्या एनसीईआरटी गलत लिखा है? बिल्कुल नहीं। मीनिंग को समझो, हम क्या एक लाइन लगे यहाँ पर, ध्यान देना। यहाँ क्या लिखे हैं? इट इज द फ्लो ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन। इट्स का मतलब किसका? सॉल्वेंट का। जहां पे सॉल्वेंट ज्यादा था, वो ज्यादा सॉल्वेंट से कम सॉल्वेंट की तरफ अगर सॉल्वेंट का फ्लो होता है तो हम सॉल्वेंट को क्या कहेंगे? ये ओस्मोसिस ओस्मोसिस शो कर रहा है। बात आ रहा है या नहीं आ रहा है? लेकिन एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि द फ्लो ऑफ, ध्यान से समझना, द फ्लो ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन, फ्रॉम इट्स नहीं लिखा है। क्या लिखा है? फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन। अब बताओ जरा, कंसंट्रेशन टर्म्स किसके लिए यूज हुआ था? सोल्यूट के लिए। जब हम कंसंट्रेशन टर्म्स बोलते हैं वो सॉल्वेंट के लिए होता है कि सोल्यूट के लिए? सोल्यूट के लिए। तो जब बोल रहा है कि फ्लो ऑफ एनी सब्सटेंस, है ना, फ्रॉम फ्लो एनी सब्सटेंस, मतलब जब जनरली बात कर रहे हैं सॉल्वेंट का, लिक्विड सॉल्वेंट का, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन।
लोअर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, जहां पे सोल्यूट कम है। हम बोल रहे हैं यहाँ पे कंसंट्रेशन किसके लिए बात कर रहे हैं, सोल्यूट के लिए। तो जहां पे सोल्यूट कम है तो वहां पे सोल्वेंट क्या होगा, ज्यादा होगा ना। तो जहां पे सोल्यूट कम होगा तो वहां पे सोल्वेंट क्या होगा, बात आ रहा समझ में। तो एनसीईआरटी का मतलब है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन का मतलब ये हुआ जहां पे सोल्यूट कम है से जहां पे सोल्यूट ज्यादा है। कन्वर्सली जहां पे सोल्वेंट ज्यादा है से जहां सोल्वेंट कम है। लेकिन हमारे मन में ये बात ज़्यादा आसानी से बैठ जाता है जब हम समझते हैं जहाँ से कोई चीज़ ज़्यादा है से कम जाए। तो इसीलिए तुम्हें किसके टर्म में लिखा दिए, हम सोल्वेंट के टर्म में लिखा दिए। लेकिन अगर तुम सोल्यूट के टर्म में लिखते हो तो तुम्हें लिखना होगा फ्रॉम इट्स लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। बोलो याद रहेगा बात, समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे मार्क कर दी इट्स हायर, इट्स का किसका बात कर रहे हैं, सोल्वेंट का। इट्स का मतलब किसका बात कर रहे हैं, सोल्वेंट का बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये डेफिनेशन लिख सकते हो, है ना। इट इज द फ्लो ऑफ लिक्विड सोल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू, हम यहाँ बोल रहे हैं कि सोल्वेंट का कंसंट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जनरली कंसंट्रेशन शब्द किसके लिए है भाई, सोल्यूट के लिए है। अगर तुम लिखोगे सोल्यूट के टर्म में क्या लिखोगे, इट इज द फ्लो ऑफ लिक्विड सोल्वेंट फ्रॉम इट्स मत लिखना, इट्स मत लिखना, खाली लिखना फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। क्लियर है, समझ गए व्हाट इज ऑस्मोसिस, है ना। कोई चीज का उसकी ज्यादा कंसंट्रेशन से उसके लोअर कंसंट्रेशन पे जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो सोल्वेंट जहां पे ज्यादा, कहां पे सोल्वेंट ज्यादा है, यहाँ पे सोल्वेंट, मान लो यहाँ पे C1 यहाँ पे C2 लिखते हैं, लेकिन जब कंसंट्रेशन लिखते हैं भाई, कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है, सोल्यूट के लिए। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, सोल्यूट के लिए। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन C1 लिखे मतलब यहाँ सोल्यूट नहीं के बराबर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एकदम थोड़ा सा सोल्यूट है, सोल्यूट नहीं के बराबर है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कम की ज्यादा, कम। जब कंसंट्रेशन, सिर्फ कंसंट्रेशन बोल रहे हैं तो किसके बारे में बोल रहे हैं, सोल्यूट के बारे में बोल रहे हैं। तो मतलब जब कंसंट्रेशन C1 का C2 से कम हो तब जाके जो लिक्विड फ्लो करेगा वो C1 से कहां फ्लो करेगा, बात आ रहा है समझ में। कंसंट्रेशन मतलब सोल्यूट पार्टिकल यहाँ पे कम है, मतलब कन्वर्सली सोल्वेंट पार्टिकल ज्यादा है। तो मतलब सोल्वेंट पार्टिकल अपने ज्यादा कंसंट्रेशन से अपने कम कंसंट्रेशन को फ्लो करे, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये तो बात समझ में आ गया कि ऑस्मोसिस क्या होता है ना। नाउ व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना। ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन, ये क्या है हमारा सॉल्वेंट, है ना। ये SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना। अगर ध्यान से समझना कि मान लो यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट है, मतलब क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, प्योर सॉल्वेंट। बहुत ध्यान से समझो, सॉल्वेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, प्योर सॉल्वेंट है। यहाँ सॉल्यूशन का मतलब क्या, सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। तो भाई ज्यादा कंसंट्रेशन किसके पास हुआ, ज्यादा कंसंट्रेशन किसके पास हुआ, सॉल्यूशन के पास। कंसंट्रेशन मतलब सोल्यूट के पार्टिकल, बट जहां पे ज्यादा सोल्वेंट कहां पे है, ज्यादा सोल्वेंट यहाँ पे। बात आ रहा है समझ में। अगर ज्यादा सोल्वेंट यहाँ पे है तो लिक्विड यहाँ से वहां जाएगा कि वहां से यहाँ आएगा, यहाँ से वहां जाएगा। बात आ रहा है समझ में। तो मतलब लिक्विड कहाँ से फ्लो करना चाहेगा, यहाँ से फ्लो करना चाहेगा। बात आ रहा है समझ में सबको। तो लिक्विड यहाँ से फ्लो करना चाहेगा थ्रो SPM। बात आ रहा है समझ में, SPM के थ्रू ये क्रॉस करना चाहेगा। क्लियर है ना। अच्छा, SPM को साइंथेटिकली, है ना, भी बना सकते हैं, और हम जो तुम्हारा क्या बोलते हैं वो पिग का ब्लैडर, है ना, और क्या क्या एक तो पास्टेंट, है ना, वो सब नाम है क्या बनाने के लिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और सेलोफेन, इसको क्या कर सकते हैं, साइंथेटिक वे में सेलोफेन से बना सकते हैं, सेलोफेन, CELLOPHANE, ठीक है ना। हम इसको किससे बना सकते हैं भाई, सेलोफेन से बना सकते हैं। बात आ रहा है समझ में, है ना। एक साइंथेटिक ये है तुम्हारा साइंथेटिक प्रोडक्ट है, उससे हम खुद से बना सकते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, तो हम बात क्या कर रहे थे, हम ये बता रहे थे कि भाई जो लिक्विड फ्लो होगा कहाँ से फ्लो होगा, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा में है, यहाँ सॉल्वेंट कम में। कब तक, जब तक दोनों जगह सॉल्वेंट हमारे सेम मात्रा में ना आ जाए। बात आ रहा है समझ में। लेकिन क्या हो अगर, है ना, कि हम यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करें, तो एक्स्ट्रा प्रेशर का क्या मतलब है, एक्स्ट्रा प्रेशर का ये मतलब है इनिशियली इसमें जो इस पिस्टन जो लगा हुआ दिख रहा है और ये पिस्टन जो लगा हुआ दिख रहा है, ये दोनों पिस्टन में जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है।
नॉर्मल प्रेशर का मतलब क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब यहाँ पर भी कितना 1 atm का प्रेशर है, यहाँ पर भी कितना है 1 atm का प्रेशर है ना। तो जब दोनों तरफ 1 atm का प्रेशर है तो क्या होगा, जो जैसे फ्लो होता था हायर से लोअर वो वैसे ही फ्लो होगा। मतलब सोल्वेंट हमारा जहाँ पे ज़्यादा सोल्वेंट है वहाँ से कम सोल्वेंट की तरफ फ्लो होगा। बात आ रहा है समझ में? लेकिन अगर तुमसे हम कहें, बहुत ध्यान से समझना, कि अगर मान लो हम कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर डाल दे, तो अगर प्रेशर डालेंगे तो प्रेशर फैलेगा, प्रेशर फैलेगा तो लिक्विड जो आने वाला था, इधर अंदर आने वाला था, तो उसको अपोज करेगा या नहीं करेगा? करेगा या नहीं करेगा? तो अगर मान लो इसको प्रेशराइज कर देंगे तो यहाँ से जो लिक्विड उधर जाना चाह रहा था जाएगा या रुक जाएगा? रुक जाएगा, है ना। तो द एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा, ये तो क्या लग रहा था, एटमॉस्फेरिक लग रहा था। द एक्स्ट्रा प्रेशर ड्यू टू विच ऑस्मोटिक या ऑस्मोसिस जस्ट स्टॉप, मतलब अगर जो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़े जिससे जो ऑस्मोसिस हो रहा था जस्ट वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। मतलब यहाँ के वहां नहीं जा पाएंगे, यहाँ के सॉल्वेंट वहां नहीं जा पाएंगे, दोनों एक जगह पे रुक जाएंगे, है ना भाई। दैट एक्स्ट्रा प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। बात आ गया समझ में? द एक्स्ट्रा प्रेशर, है ना, ड्यू टू विच ऑस्मोसिस स्टॉप्स इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बात हमें समझ में आ गया कि क्या होता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ, तो क्या पढ़ेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। बोलो जरा, क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर? इज द एक्स्ट्रा प्रेशर ड्यू टू विच ऑस्मोसिस जस्ट स्टॉप। समझ में आया कि नहीं? तो हमारा क्या होगा, ये एक्स्ट्रा प्रेशर है ना, ये एक्स्ट्रा प्रेशर है ना। अगर ये क्या दिख रहा है, पाई दिख रहा है ना, ये क्या है हमारा PATM, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दे, पाई, लेट से पाई प्रेशर एक्स्ट्रा लगा दिए, सिंबल है पाई, पाई का मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। जब एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दे जिसके वजह से इसका फ्लो रुक जाए, ना यहाँ से कुछ वहां जाएगा ना वहां से कुछ यहाँ आएगा, दैट एक्स्ट्रा प्रेशर ड्यू टू विच, है ना, ऑस्मोसिस जस्ट स्टॉप इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो भाई ऑस्मोटिक प्रेशर को हम किससे डिनोट करते हैं? सिंबल पाई से, है ना। तो अब ये क्या फॉर्मूला, अच्छा ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं? अगर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, फिर से ये सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया जो ऑस्मोटिक प्रेशर है मतलब गिवन टेम्परेचर पे, अगर एक टेम्परेचर को तुम फिक्स रखते हो तो उस गिवन टेम्परेचर पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई कंसंट्रेशन पे। किस पे? कंसंट्रेशन C पे। जनरली हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं मोलारिटी को। किसको यूज करने वाले हैं? मोलारिटी को, है ना। तो यहाँ पे M लिख देते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे है? कंसंट्रेशन पे, मतलब मोलारिटी पे, मोलालिटी ने मोलारिटी पे। तो भाई जब यहाँ पे हम हटाएंगे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे, है ना, तो यहाँ पे कांस्टेंट लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा? बात आ रहा है समझ में? लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना, हम टेम्परेचर क्या रखना होगा? टेम्परेचर को भी हमें फिक्स रखना होगा, टेम्परेचर को फिक्स रखना होगा, तभी जाके ये तुम्हारा किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा सोल्यूट के मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो हमारे पास हमें पाया गया है कि जो पाई का वैल्यू होता है वो क्या होता है? MRT, मतलब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो RT लगेगा। टेम्परेचर क्या रखे थे हम? कांस्टेंट रखे थे। R क्या है? गैस कांस्टेंट। R क्या है? गैस कांस्टेंट। तो पाई इक्वल टू क्या हो गया? MRT, है ना। या फिर इसको हम रिसोल्व करके ऐसे लिख सकते हैं, मोलारिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, हम यहाँ कर सकते हैं ना N/V RT लिख सकते हैं या नहीं सकते? क्या ये फॉर्मूला पहले भी देखे हैं? PV इक्वल टू NRT। वहां हम PV इक्वल टू NRT लिख रहे थे, यहाँ पे P के जगह वही प्रेशर तो क्या है? पाई है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पाई V इक्वल टू NRT। ये फॉर्मूला देखे हैं ना पहले भी? एग्जैक्टली, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। अब सवाल ये है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, ये भी ऑस्मोटिक प्रेशर के भी टाइप्स हो सकते हैं। मतलब एक सॉल्यूशन रखा हुआ है, दो सॉल्यूशन, तो दो सॉल्यूशन का प्रेशर कैसा है उस पर भी कैटेगरी है। सवाल है क्या क्या कैटेगरी है भाई?
तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे हमारे पास जनरली 3 कैटेगरी है। मान लो हमारे पास 2 सॉल्यूशन रखा हुआ है ना, अगर दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, तो भाई उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो, द वर्ड आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, आइडेंटिकल, है ना। द वर्ड आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, आइडेंटिकल। आइसोटोनिक बोले तो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। बात आया समझ में। और अगर मान लो 2 सॉल्यूशन को कंपेयर कर रहे हैं, किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है दूसरे सॉल्यूशन से, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उसे कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है उसे कहेंगे हाइपरटोनिक। अब सवाल है ये सब क्यों पढ़ रहे हैं सर, काम तो खत्म हो गया हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में तो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, फिर ये सब टाइप क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक, क्योंकि ये पढ़ना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। अगर इसका नॉलेज ढंग से नहीं रहे ना तो इंसान मतलब केमिस्ट्री में बहुत बड़ा भूल कर सकता है, जिससे इंसान का जान भी जा सकता है। क्या मतलब है, इंसान का जान जा सकता है? हाँ, हो सकता है ऐसा। गौर करो, तुम देखे थे ना वो हमारा मैंगो को देखे थे ना, पहले ध्यान देना, ये मैंगो को, है ना, ये मैंगो को देखे थे ना, ये भाई सिकुड़ गया था पूरा। रीजन क्या था पता है सिकुड़ने का? ड्यू टू डिफरेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर में डिफरेंस था। मतलब उसका जो मैंगो का जो सरफेस है ना, उसमें क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होता है जो खुद क्या कैसा बिहेव कर रहा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का जैसा बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे आम के अंदर भी कुछ फ्लूइड्स है ना, और हमारा जो सॉल्यूशन पे रखे हैं वो सॉल्यूशन भी एक फ्लूइड्स ही है। तो मतलब दोनों सॉल्यूशन का बीच में, जो आम का अंदर लिक्विड है और आम का बाहर, तो दोनों सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम ना रहे तो ऐसा हाल होता है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता तो आम का कुछ नहीं होता। बात आ रहा है समझ में? ऑस्मोटिक प्रेशर में फर्क है। अब सवाल है किसका ज्यादा और किसका कम है ना। बहुत ध्यान समझना, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, जिसका, बहुत ध्यान समझना, जिसमें सोल्वेंट कम होगा। क्यों सर? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? मोलारिटी पे। और कंसंट्रेशन टर्म किसके लिए यूज किया गया है? सोल्यूट के लिए। किसके लिए यूज किया गया? मतलब जिसमें सोल्यूट ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, या फिर समझेंगे जहां पे सोल्वेंट ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम। क्योंकि जिसमें सोल्यूट ज्यादा होगा उसमें सोल्वेंट क्या होगा? अगर सोल्यूट ज्यादा तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। इसका मतलब जहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा वहां पे सोल्वेंट क्या है? कम है। बात आ रहा है समझ में? तो सोल्वेंट कम का क्या मतलब है, बहुत ध्यान से समझना। ये ऐसा क्यों हुआ, सिकुड़ा क्यों? क्योंकि सिकुड़ा इसलिए क्योंकि आम के अंदर का जो फ्लूइड था वो आम से बाहर निकल के सॉल्यूशन को चला गया। सवाल है क्यों गया होगा? क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड कम होगा, सॉल्यूशन में बाहर में फ्लूइड, ये उल्टा रे बाबा, यहाँ पे फ्लूइड ज्यादा होगा और बाहर में फ्लूइड, क्योंकि सॉल्वेंट हमारा ज्यादा से कम के तरफ जाते हैं ना। बात आ रहा है समझ में? तो भाई ये क्यों सिकुड़ा, ये क्यों ऐसे करके हमारा श्रिंक हो गया जैसा दिख रहा है? वो इसलिए हुआ क्योंकि आम के अंदर का जो फ्लूइड था वो क्या हो गया? बाहर निकल गया। सवाल है क्यों बाहर निकल गया? क्योंकि ये जो फ्लूइड था वो ज्यादा होगा कंपेयर टू द सॉल्यूशन। मतलब इसमें जो फ्लूइड था, मतलब जो पानी था, आम के अंदर जो पानी था उसमें उसका सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा जितना हमारा नमक पानी में सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन था। तो अंदर में कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा तब ना पानी का हायर कंसंट्रेशन से पानी का लोअर कंसंट्रेशन पे आएगा। बात आ रहा है समझ में? तो इसका क्या मतलब है? ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा है? बाहर के सॉल्यूशन का ज्यादा है। क्यों? बाहर के सॉल्यूशन में सोल्यूट ज्यादा है। अरे जहाँ पे सॉल्वेंट कम होता है ना उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है। मतलब क्या है? वहां पे सोल्यूट ज्यादा है। बात आ रहा है समझ में? तो बाहर का पानी का क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा था, तो बाहर के पानी को क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक। क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक। और आम के अंदर को क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक, क्योंकि वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर कम था। तो जहां से ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, लिक्विड वहां से उस तरफ जाता है जहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर। बात आ गया समझ में या नहीं आया समझ में? मतलब जहां पे ऑब्वियसली जहां पे लिक्विड ज्यादा होगा वहां से कम के तरफ ये मूव करना चाहेगा ना। तो जहां पे लिक्विड ज्यादा वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, और जहां पे लिक्विड कम है वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम से ज्यादा की तरफ जाने का कोशिश करेगा। बात आ रहा है समझ में? तो इसीलिए ऐसा हुआ इसके साथ, है ना। अब इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं और भी, है ना, कि भाई क्या क्या मतलब डेंजरस चीजें हो सकती हैं। तुम रिसेंटली एक केस सुने होगे, है ना,
हमारे हॉस्पिटल में कि एक इंसान का क्या था, वो डेंगू था, ठीक है ना। तो जो डेंगू के लिए उसको जो चाहिए था भाई, वो तुम्हारा प्लेटलेट्स चाहिए होता है। जैसे डेंगू हो जाए तो क्या हो जाता है, उसका थोड़ा प्लेटलेट्स कम हो जाता है, तो उसे प्लेटलेट्स चाहिए। तो प्लेटलेट भी तुम्हारा क्या होता है, चढ़ता है। इंसान का जो वेन में डायरेक्ट क्या होता है, प्लेटलेट हम चढ़ा सकते हैं। बहुत ध्यान समझना, रियल फैक्ट बता रहे हैं, है ना। प्लेटलेट चढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या जानते हो ना, आजकल बहुत फ्रॉड चल रहा है। तो जहाँ पे प्लेटलेट वो खरीदने गया था, वहाँ पे वो प्लेटलेट नहीं देके कोई चीज़ का ग्लूकोज और पता नहीं क्या क्या चीज़ का सॉल्यूशन था, जो कि प्लेटलेट के जैसा दिख रहा था, लेकिन रियल में प्लेटलेट नहीं था। देखो, जो बेच रहा होगा वो या तो बहुत बड़ा जाहिल होगा, या तो उसको लाइफ और डेथ का कोई इंसान का फर्क नहीं पड़ता होगा। जाहिल इसलिए होगा क्योंकि उसे लगा हम अगर कोई चीज़ भी मिला देंगे और सलाइन में डाल देंगे तो कुछ नहीं होगा, है ना, मेरा पैसा भी आ जाएगा और इससे एनर्जी आ जाएगा, वो सोच के ग्लूकोज चढ़ा देगा डायरेक्ट, है ना। गलती नहीं करना है। क्यों गलती नहीं करना है? सवाल इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, समझने का कोशिश करना। वो इंसान मर गया था, ये रिसेंटली ये आया था, बहुत बवाल हुआ था, समझ में आया ना, कि एक आदमी को क्या हो गया था, डेंगू हो गया था। तो जहाँ से खरीदा था वो प्लेटलेट नहीं देके कुछ और मिक्सर दे दिया था, और वो उसको सलाइन में लगाया और मर गया। सवाल है क्यों मरा? क्योंकि भाई जो सलाइन हमें चढ़ाया जाता है ना, बहुत ध्यान से समझना, हमारा जो ब्लड है ना, ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना, ब्लड के अंदर भी फ्लूइड होते हैं, जो हमारे ब्लड सेल होते हैं ना, ब्लड के जो सेल होते हैं ना, उसके अंदर भी फ्लूइड्स होते हैं। बात आ रहा है समझ में? और अब ब्लड का जो सेल होता है वो मेम्ब्रेन के जैसा काम करता है, एसपीएम का जैसा काम करता है। अंदर में फ्लूइड हुआ कि नहीं, इसका मतलब ब्लड के अंदर के लिक्विड का क्या होगा, कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर होगा या नहीं होगा। तो भाई जो हमारा सलाइन डाला जाता है, जब किसी को कुछ एनर्जी ना लगे तो सलाइन चढ़ाते हैं ना, सलाइन वाटर मतलब नमक पानी थोड़ा मिला हुआ रहता है ना। तो जो सलाइन मिला रहता है, सलाइन का कुछ उस तरह से कंसंट्रेशन बनाया जाता है कि जो इतना ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करे जितना हमारे ब्लड के अंदर है। सवाल है कितना? 0.9 मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो कंसंट्रेशन बनाया जाता है। किसमें? तुम्हारा जो नमक को पानी में मिला देते हैं ना, मतलब हमारा जो ब्राइन सॉल्यूशन बनाया जाता है ना, तो उसमें कंसंट्रेशन कितना होता है सॉल्यूशन का? 0.9, समझे ना, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। किसका? नमक पानी का। बात आ रहा है समझ में? तो उतना का एग्जैक्टली उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जितना कि हमारे ब्लड का होता है। इसीलिए जब हम इंजेक्ट करते हैं थ्रू वेन तो कर सकते हैं, तो ब्लड सेल के साथ कुछ नहीं होगा, ब्लड का पानी नहीं बाहर आएगा ना बाहर का पानी ब्लड के अंदर जाएगा, समझे? तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन क्या हो अगर हम कुछ ऐसा चीज लगा दें, हम सलाइन अपने मन से ज़्यादा नमक घोल के डाल दिए, है ना, तो भाई क्या कर रहे हैं हम कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दे रहे हैं, है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंज देखने को मिलेगा ना भाई। अगर क्या हो हम एक ऐसा सॉल्यूशन बना दिए जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर बाहर वाले सॉल्यूशन का क्या है, कम है। बाहर वाले सॉल्यूशन का क्या है, कम है। कम क्यों है? क्योंकि उसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है। कम क्यों है? उसमें सॉल्वेंट ज़्यादा। तो सॉल्वेंट वहाँ से ब्लड सेल को इंटर करना चाहेगा कि नहीं? तो ब्लड सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वेल। हो सकता है कि फट जाए, तो तुम हे से थे हो जाओगे। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है कि क्या हो अगर हम क्या करें, नमक को एकदम कम कर दे, है ना। तो भाई सोल्यूट कम कर दिया मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया तुम्हारा, सॉरी, मान लो क्या कर दिए हम, ये कर दिए तुम्हारा, हम ऑस्मोटिक प्रेशर को ज़्यादा करने के लिए क्या कर दिए, हम नमक को क्या कर दिए, बहुत ज़्यादा कर दिए, बहुत ज़्यादा मिला दिए। तो बहुत ज़्यादा मिला दिए, सोलिड पार्टिकल ज़्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है। ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा का मतलब सॉल्वेंट क्या है, कम है। और अगर सॉल्वेंट कम है तो फिर सॉल्वेंट ज़्यादा कहाँ पे हो जाएगा, ब्लड सेल के अंदर। तो ब्लड सेल के अंदर से सॉल्वेंट कहाँ जाएगा भाई, बाहर आ जाएगा। तो सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। बात आ रहा है समझ में? तो सेल को श्रिंक करने से ब्लड सेल क्या हो जाएगा, स्क्वीज हो जाएगा, उसमें भी वो भी डेंजरस है। तो इसीलिए अपने मन से कुछ भी हम इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं भाई। समझ में आया कि नहीं? बहुत मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसका ऑस्मोटिक प्रेशर का मैटर करता है, पीएच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो ह्यूमन ब्लड का जो पीएच है ना, उससे मैच करना चाहिए चीज़ें। मतलब मैच क्या करना चाहिए, ह्यूमन ब्लड का पीएच चेंज नहीं होना चाहिए, है ना, जिसको बफर सॉल्यूशन कहते हैं, है ना, पढ़ाए थे ना 11 में। बफर सॉल्यूशन क्या होता है कि पीएच में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। क्लियर है? तो खैर, तो ये समझ गए भाई कि क्या होता है हमारा ऑस्मोटिक, हमारा कितना टाइप्स होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का। एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक, पहला जो आइसोटोनिक है, ये आइसोटोनिक का क्या मतलब हुआ कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, π1 = बात आ रहा है समझ में?
और अगर हम बात करेंगे हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक मतलब अगर मान लो हम ये सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक बोल रहे हैं, सॉल्यूशन 1 को हाइपरटोनिक बोल रहे हैं, तो सॉल्यूशन 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन 2 के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। ज्यादा होगा का क्या मतलब है, सॉल्यूशन 1 में सोल्वेंट कम होगा, है ना, सोल्वेंट कम होगा, मतलब यहां से यहां आएगा अगर कुछ आने का रहेगा तो। क्लियर है ना, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, थोड़ा दिमाग में रखना बातों को। क्लियर है। टोनिक, हाइपो का मतलब क्या, अगर सॉल्यूशन 1 को माने हाइपोटोनिक, हम सॉल्यूशन 1 के बारे में बात कर रहे हैं हमेशा, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन 1 का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन 2 के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन 1 को हम कहेंगे हाइपोटोनिक कंपेयर टू सॉल्यूशन 2। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट इज हाइपरटोनिक, व्हाट इज हाइपोटोनिक, उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गया होगा। क्लियर है, दैट्स ऑल।